अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि बाइडन ने एक बार फिर से सदारती उम्मीदवार बनने से इनकार की तरफ वो बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोविड हुआ था, जिसके बाद से उनकी जो सियासी तमाम मसरूफियात थी वो भी उन्होंने तर्क कर दी थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडन के इंतहाई करीबी अफराद का इस हवाले से ये कहना है कि जो भी बाइडन ने दस्तबरदार होने के लिए अपना जहन अभी तक नहीं बनाया, ताहम बज़ाहिर वो इस हकीकत को तस्लीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मुमकिना तौर पर इस दौड़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक बाइडन अब इस बात पर यकीन करने की जानिब बढ़ रहे हैं कि नवंबर के जो सदारती इंतखाबात हैं उनको जीतना उनके लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है और बिलाखिर उन्हें सदारत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि मुमकिन है कि जो बाइडन कामिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजद कर देंगे। इस हवाले से आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वो कॉस्मेटिक सर्जरी जिसका इस्तेमाल औरतों से ज्यादा मर्द करने लगे। कनाडा में जानवरों के लिए पहला मुफ्त आउटडोर फूड बैंक। कराची में शदीद गर्मी की वजह क्या है, मौसमियाती तजियाकार ने बता दिया। जनूबी पंजाब की खवातीन की आवाज बनने वाली समाजी रहनुमा भी होंगी शो का हिस्सा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्किन के हवाले से। खूबसूरत लगना किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर खूबसूरत लगने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स या फिर सर्जरी करवाना पड़े तो क्या आप ऐसा करने पर राजी हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब में अब बेशतर लोग हमें हाँ कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर पैसे हों तो फिर क्यों नहीं। ताहम कई लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती खूबसूरती को ही पसंद करते हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा कुछ अर्से पहले तक तो हम देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज जो कि बड़ी मशहूर शख्सियात हैं वही लिया करते थे, लेकिन अब ये शौक आम लोगों में भी तेजी से फैल रहा है, जिनमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सर्जरीज का रुझान बढ़ता जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग अपने खदोखाल तब्दील करके खूबसूरत दिखने के लिए नहायत महंगे ट्रीटमेंट्स भी करवाने लगे हैं और उसकी एक वजह इस मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में सोशल मीडिया के दबाव की वजह से बोटॉक्स और डर्मल फिलर जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का रुझान भी बढ़ रहा है। आम ख्याल है कि खवातीन ही पुरकशिश लगने की इन चीज़ों का सहारा लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल मर्द हजरात भी ऐसे तमाम प्रोसीजर्स करवाते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं उसी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहूँगा जिनका इस्तेमाल अब खवातीन से ज़्यादा मर्द हजरात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। एक्चुअली होता ही है कि इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या पहले से बयान करूँगा जी। मैंने एक रिसर्च की जिसमें फ़ीमेल्स की जो उनके फेस के इश्यूज़ थे उस हवाले से एंजाइटी को मैंने रेट किया, क्योंकि मैं चूँकि पिछले कोई 15-16 साल से लोगों की फेसेस को ठीक कर रहा था। ठीक है। तो अब उनकी एंजाइटी को रेट करने के लिए एक हैमिल्टन क्राइटेरिया है साइकोलॉजी का, उसको हम अप्लाई करते हैं तो बंदे की एंजाइटी का एक हम लेवल डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है। अब लोगों की जब फीमेल जो हमारे पास जो पेशेंट्स आए उनका हमने एक एंजाइटी लेवल डिटरमिन कर लिया और उनके जो फेस के इश्यूज थे उनको हमने डील कर दिया। अब जब उनकी हमने एंजाइटी दोबारा रेट की आफ्टर डीलिंग विद देयर प्रोसीजर्स वो सारा करने के बाद, तो उनकी एंजाइटी काफ़ी कम थी। मतलब दे वर बिकमिंग मोर कंफर्टेबल एंड दे बिकम मोर सेटल्ड। वो एक जो माइंड में बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही थी वो सेटल हो गई। अब रिसर्च पब्लिश हो गई और मैंने जापान में नागासाकी में इस रिसर्च को प्रेजेंट भी किया। ठीक है। वहाँ पे एक ऑडियंस में एक बड़े सीनियर मेंबर थे, तो उन्होंने उठ के कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने तो काम ही आधा किया। मैंने कहा जी आधा कैसे किया? उन्होंने कहा जी आपने मेल्स को तो स्टडी कोई नहीं किया। जी वाकई लगा कि हम फीमेल करते रहते हैं, मेल को तो वाकई स्टडी तो करना चाहिए था। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान अगेन और मैंने फिर उसी तरह 100 फीमेल जिस तरह मैंने सेलेक्ट की हुई थी उसी तरह मैंने 100 मेल्स को सिलेक्ट किया उन्हीं क्राइटेरिया के मुताबिक और दोबारा से उनके जो इश्यूज थे वो डील किए और इट वाज सरप्राइजिंग ऑनेस्टली, मेल्स में एंजाइटी ज़्यादा थी
अच्छा। और ये भी आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ और उसमें फिर हमने जो कंपैरेटिवली देखा, मैं अगर एग्जांपल दूं कि सुबह शेव करते हुए अगर कोई छोटा मोटा कट लग जाए तो 5-7 दफ़े तो हम भी दिन में देख लेते हैं कि जी कितना को सेटल हुआ है। तो फीमेल्स को मेरा ख्याल है कि एग्जेजरेटेडली हम टारगेट कर देते हैं। मेल्स आर मोर कंसर्न्ड इवन ऑनेस्टली, हमारी कटिंग्स, हमारी ट्रिमिंग्स वो सारा उसी तरह ही है, बल्कि इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन, और हम बड़ा कंसर्न फील करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो कौन से स्पेसिफिकली वैसे प्रोसीजर्स हैं जो कि अब मेल ज्यादा करवा रहे हैं? एक तो प्रोसीजर सीधा सीधा अगर हम बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट सीधा सीधा वो बिल्कुल प्रॉब्लम ही मोस्टली मेल की है। ये नहीं कि फीमेल की नहीं है, फीमेल की भी है लेकिन मेल की ज़ाहिर है अल्टीमेटली अल्लाह ने कोई 90% तो मेल के साथ अटैच किया हेयर ट्रांसप्लांट। फिर अभी आजकल हेयर फॉल का आ रहा है, तो जो हमारे रीजनरेटिव थेरेपी है जिसमें PRP है, स्टेम सेल थेरेपीज है, तो वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो मेल का चूंकि फेस थोड़ा सा भारी होता है तो हमारी जो ये लाइंस होती हैं, लाफ लाइंस, इसी तरह ये चूंकि गुस्सा ज़्यादा करते हैं शायद इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लाइंस जो एंगर लाइंस हैं या ग्लैबुलर लाइंस हैं ये डीप हो जाती हैं। इसी तरह जो हमारे लिप्स के अराउंड ये वाले जो एरियाज हैं दे बिकम वेरी हार्ड। फिर जो मेल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं आप उसमें देखें उनकी वो स्किन की थोड़ी सी वो तहें पतली हो जाती हैं, स्किन थिन हो जाती है, स्किन की पिगमेंटेशन आ जाती है लिप्स के अराउंड भी, आई के अराउंड। फिर ज़्यादा जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या रात को ज़्यादा देर जागते हैं या स्क्रीन पे मोबाइल्स पे ज़्यादा काम करते हैं तो उनके भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। तो इस हवाले से मेल्स का इतना कंसर्न है कि आपकी सोच है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी कुछ डिटेल्स ही पढ़ रहा था जिसमें भी लिखा था कि टांगों की लंबाई बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। ये किस तरह से पॉसिबल है कद को बढ़ाने के लिए? दैट्स राइट। हाइट एक्चुअली एक फितरती अमल है जिसमें इंसान ग्रो करता है। और आप देखें जो लोग अगर 10 खड़े हैं तो उनमें से जो टाल हाइटेड बंदा होगा वो दूर से लदा से नजर आएगा और उसकी पर्सनैलिटी की एक डिपिक्शन या लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसी तरह से जो जब हम हाइट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं। उसमें जेनेटिक फैक्टर है, मदर की हाइट कितनी है, फिर फादर की हाइट कितनी है या फैमिली में किस तरह से चल रहा है। फिर उसकी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें क्या बच्चा जो जब अपनी ग्रोथ की पैटर्न्स को तय कर रहा होता है तो क्या उसमें उसकी न्यूट्रिशन बेहतर है, क्या अच्छी प्रोटीन और ब्लड लेवल्स उसके नॉर्मल हैं, ये बहुत सारा डिटरमिन करते हैं। अब इसमें इवन आप देखिए कि जो पोस्चर है इसका हाइट में बड़ा रोल है। लाइक अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके बैठते हैं तो वही लुक, और अगर हम प्रॉपर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं तो दैट इज, उसके लिए सिर्फ सर्जरी ही नहीं है, इवन एक्सरसाइजेस भी हैं जिनसे यू लुक बेटर एंड यू लुक टॉलर एंड लॉन्गर। फिर जो हमारी लेग्स की और जो हमारी जो लॉन्ग बोन्स जिनको हम कहते हैं उनको हम स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं, बहुत सारे इवन हमारे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और अगर हम सीधा स्ट्रेट अवे सर्जरी की बात करें तो उसमें होता है कि बोन्स को इवन काट के तो उसका एक टेक्निक होती है जिसके साथ हम उसको लेजर ऑफ या एक वो क्लैंप लगा के तो उनकी बोन्स को लंबा करते हैं। वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। और ये जितने भी प्रोसीजर्स आप बता रहे हैं ये सेफ हैं? ये एक्चुअली ऑफ कोर्स दे आर सेफ। अदर देन ये जो बोन की कटिंग की बात कर रहे हैं, ये अगर हम इसकी बात करें तो इट्स एन ऑपरेटिव प्रोसीजर, इट्स एन इन्वेसिव प्रोसीजर, इट्स अ बिग प्रॉपर सर्जरी है। लेकिन अगर हम इसके जो पहले वाले फैक्टर्स हैं हार्मोनल स्टिमुलेशंस की या विटामिन स्टिमुलेशन की बात करें तो दे आर बेटर सेफ। मतलब पहले स्टेप्स वो हैं। तो पाकिस्तान में भी फिर इस सर्जरी में आप देख रहे हैं कि लोगों का रुझान है? जी बिल्कुल, इसमें लोगों को काफी सारी, चूंकि अवेयरनेस होती है ना, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, लोगों को आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है इसमें तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, तो फिर अल्टीमेटली पीपल दे कम अप विद कि जी ये हमारा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चेहरे की जो खूबसूरती है उसके लिए भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिस तरह फेस PRP है या बड़े बड़े डिफरेंट नाम है, वेम्पायर फेशियल है। तो ये क्या है, नाम से ही इतना खतरनाक लगता है? एक्चुअली होता ही है कि हमारे फेस की जो खूबसूरती है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ टारगेट्स होते हैं। ठीक है। एक तो टाइम के साथ साथ हमारी कुछ डेड स्किन की लेयर आ जाती हैं ऊपर। जिस तरह आप देखें एड़ियाँ हमारी पुरानी हो जाती हैं कुछ देर में, तो हम झामे से रगड़ के उनको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो नीचे से साफ स्किन निकलती है और उसका एक मजा अलग से होता है, एक एलिगेंट फीलिंग देती है। इसी तरह हमारी फेस की चूंकि स्किन डेलिकेट है, इसको हम वो हील की स्किन के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे, लेकिन इसी तरह फेस के ऊपर भी कुछ लेयर्स थिन फॉर्म में आती हैं, उनको रिमूव करना इज वन टारगेट। फिर जो टाइम के साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, या कोई इन्फेक्शंस होती हैं जिस तरह एक्नी है तो खड्डे से बनना शुरू हो जाते हैं, इन चीज़ों को डील करना इज वन ऑफ द टारगेट्स। जो हमारी वो ग्रीजी या वो डर्टी लेयर्स ऊपर आती हैं या डेड लेयर्स आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए बेशुमार फेशियल्स और ये
जो डर्माब्रेजन और माइक्रोडर्माब्रेजन टेक्निक्स हैं, वो कोई इतनी मतलब सिर्फ नाम ही है, एक्चुअली बहुत कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। उसमें होता ये है कि जो ऊपर से हम जो डेड लेयर्स हैं उनको उतारते हैं। इवन पीलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट। उसमें लाइक कुछ केमिकल्स हैं हमारे, लाइक लाइट एसिड्स होते हैं जो हम टेक्निकली अप्लाई करते हैं। वो मैं ये नहीं कहता कि नाज़रीन आपने खुद ही अप्लाई करना शुरू करें, और किसी भी ऐसी जगह से बिना करवाए जो अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन और क्लिनिशियन वो अप्लाई करते हैं, तो वो डेड लेयर्स ऊपर से वो बिल्कुल फ्रॉस्टिंग होकर तो वो झड़ जाती हैं और नीचे से फिर फ्रेश लेयर निकल आती है। इसी तरह माइक्रोडर्माब्रेजन है, उससे भी हम स्किन को ऊपर से रब करते हैं और मशीन होती है वो बिल्कुल कोई वुंड भी क्रिएट नहीं करती, लेकिन ऊपर से हल्का हल्का वो डेड लेयर उतार देती है। इसी तरह हाइड्रा फेशियल है या ये जो वैम्पायर फेशियल है, उसमें होता है थोड़ा सा अग्रेसिवली हम कुछ लेयर जो ऊपर से स्किन की होती है उनको उतार दें तो नीचे से हमारी फ्रेश लुक्स आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो बोटॉक्स हैं और डर्मल फिलर हैं, इसको भी थोड़ा सा अगर आप हमें डिटेल में थोड़ा समझा दें। दैट राइट। एक्चुअली जो बोटुलिनियम टॉक्सिन एक्चुअली कहना चाहिए, बोटॉक्स इज बेसिकली अ ब्रांड नेम। तो जो बोटुलिनियम टॉक्सिन है ये जो हमारे मसल्स होते हैं इनको वीक करता है। ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एग्रेसिव हो के या एंगर की वजह से ये हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह जब हम ज़्यादा अगर धूप में जाते हैं या हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए कोई सनग्लासेस यूज़ नहीं करते तो हम बेसिकली रिफ्लेक्स टू द लाइट हम अपनी लाइट आईज को थोड़ा सा पिंच करते हैं और यहाँ हमारी लाइंस आना शुरू होती हैं जिनको हम क्रोज फीट कहते हैं। अब ये मसल्स हैं जो कि हमारे ओवर एग्जेजरेट कर रहे हैं और हमारी उस मसल की मूवमेंट की वजह से और जो पावरफुल मूवमेंट है उसकी वजह से लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब जो बोटुलिनियम टॉक्सिन है वो जब हम इन मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो इन मसल्स को थोड़ा सा वीक करता है। अब ये जैसे ऐसे था तो वो बिल्कुल मतलब फिर एक वक्त आता है कि जब पेशेंट खुद भी चाहते हुए भी उसको रिलैक्स नहीं करता, जैसे ये लाइंस हैं जी बिल्कुल, तो वो जब उसको पता होता है आदत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। या आदत तो एक चीज़ है ही है, लेकिन समझ लें कि मसल इतना पावरफुल रहता है। जिस तरह हम अपने बाइसेप्स की बात करते हैं तो मैं जब सुबह अगर अपनी फैमिली में बच्चों में या किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं कहता होता हूँ ट्राई टू स्माइल, ताकि हमारे जो स्माइल वाले मसल हैं दे शुड बी पावरफुल रादर देन एंगर मसल्स। तो ये जो एंगर वाले मसल्स हैं इनको हमने वीक करना होता है विद बोटुलिनियम टॉक्सिन। तो ये फिर जब रिलैक्स होते हैं तो वो लाइंस फिर खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो फिलर्स की बात आपने करें, ये बेसिकली एक सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो कि जब ये जैसे लाइंस बनती हैं तो उनके दरमियान में एक फरोसा एक डीप सा ग्रूव बन गया, या एक्नी के वो जो आपने देखा जो लोग पॉप आउट करते हैं तो वो खड्डे से बन जाते हैं। अब उसके अंदर एक फिलिंग चाहिए। ठीक है। अब ये कुछ केमिकल हैं जो कि रेडीमेड अवेलेबल हैं इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में, वो हम डर्मिस जो कि स्किन की नीचे वाली तह है उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है। उस लगाने की वजह से इनको डर्मल फिलर्स कहते हैं। वो फिल करते हैं। अब फिल करने की वजह से वो जो एक बेसिकली डेंट सा पड़ा होता है वो चाहे लाइन की सूरत में हो चाहे किसी खड्डे की सूरत में हो, वो डेंट आउट हो जाता है एंड लुक्स नेचुरल एंड नॉर्मल, फिल होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको फिलर कहते हैं। अब इससे भी मॉडर्न चीज़ें हमारे पास हैं, लाइक वी आर टेकिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम पेशेंट्स ओन बॉडी। लाइक अगर हम बात करें फिलर की तो फिलर इज अ टेम्परेरी थिंग, कोई 5-6 मंथ्स की इसकी एज होती है, उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता फेड ऑफ हो जाना होता है। इसकी बजाय मैं प्रेफर करता हूँ कि पेशेंट की अपनी फैट ले लूँ। उसमें कुछ फाइन कैनुले भी हैं, क्योंकि मेरी एक्चुअली 18 इन्वेंशंस हैं जो मेरे नाम से पेटेंट हैं पाकिस्तान में भी और यूएसए में भी। तो मैं उन फाइन कैनुली से कुछ बॉडी से फैट निकालता हूँ और वो नीडल्स की तरह की होती है, कोई कट नहीं लगता, बिल्कुल छोटा सा होल होता है 2-3 दिन में, जिस तरह टीके से हम ब्लड लेते हैं तो उसी तरह वो होल 2-3 दिन में बंद हो जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि यहाँ से की। अब वो जो फैट है उसके अंदर से बेशुमार चीज़ें हमारी निकल आती हैं जो फेस को हमारी जो यंग लुक के लिए या रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसमें फिलर की बजाय वी गोइंग विद द फैट। और इसी तरह फैट के अंदर वी हैव मैनी सेल्स, वन ऑफ देम इज मेसेनकाइमल स्टेम सेल। ठीक है। अब वो स्टेम सेल्स वो हैं जो हमारी स्किन के अंदर जान डालते हैं, उसको रिजुविनेट करते हैं। और इसको मैं पिगमेंट कंट्रोल के लिए भी लगाता हूँ, इसको मैं जो राइटेड्स या फाइन लाइंस हैं उनके कंट्रोल के लिए भी लगाता हूँ, और अपनी नाज़रीन के लिए मैं बताता भी चलूँ कि जो पिगमेंटेशन में स्टेम सेल्स का रोल है, इसके लिए 2023 का वर्ल्ड अवार्ड मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज फ्रॉम द ग्रीस। आईसेप्स हमारा एक फोरम है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन, ये पूरी वर्ल्ड की है। तो 2023 में मैंने ग्रीस में इसमें ये पेपर प्रेजेंट किया कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल से हमारे अपनी जो पिगमेंटेशंस हैं, जिस तरह वो छाइयां पड़ जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वो सारे जो फिर आप बता रहे हैं कि बोटॉक्स और डर्मल फिलर से फिर हम उसको उसकी बजाय फिर हम शिफ्ट कर गए कि हमने कहा कि जी अब हम नेचुरल मटेरियल यूज करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनती है वो बैरून ममालिक में मुकीम है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी मौजूद हैं वो सोसाइटी में अपना मुस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। कनाडा में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं जो वहां की सोसाइटी और तारकीन वतन की रहनुमाई और खिदमत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कैनेडियन सैयद नजम हसन एक अवार्ड याफ्ता कम्युनिटी लीडर हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपना वक्त कनाडा भर में फलाही मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए वक्फ कर रहे हैं। सैयद नजम हसन और उनकी टीम कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में कम्युनिटी आउटडोर फूड बैंक, मलबूसात के बैंक और स्ट्रीट लाइब्रेरियाँ लगा चुकी है। अब इंसानों के साथ साथ इन्होंने जानवरों की खिदमत का बीड़ा भी उठा लिया है। मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अब उन्होंने जानवरों के लिए अपनी नौयत का पहला मुफ्त आउटडोर फूड बैंक शुरू कर दिया है। सैकड़ों जानवर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कनाडा में अक्सर अफराद ऐसे हैं जो कि मुआशी तंगदस्ती के बाइस अपने जानवरों को रेस्क्यू सेंटर्स या फिर फलाही इदारों में छोड़ आते थे। जानवरों के बने इस आउटडोर फूड बैंक की इफ्तिताई तकरीब में शुरका ने कसीर तादाद में भी शिरकत की है, जिसके मनाजिर आप न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले शुरका ने सैयद नजम हसन के इस इक़दाम को भी सराहा है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा सैयद नजम हसन, कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नजम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानवरों के लिए अपनी नौयत का ये पहला मुफ्त आउटडोर फूड बैंक है, ये ख्याल आपको कहाँ से आया? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब, आपने लाइव लिया और आपकी पूरी टीम का जो इस जबरदस्त इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़ी। देखिए हम कई सालों से कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों में अपनी टीम के साथ मिलकर नए आने वालों के लिए और जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर से बेहतर हो, और कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्ट्रीट लाइब्रेरियों का प्रोग्राम है जो कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर जो डोनेट की हुई हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारा फूड बैंक इंसानियत के लिए है जो कि लोग इससे फूड लेके जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह हमारा एक क्लोथिंग बैंक है, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, टैक्स फ्री फाइलिंग सर्विस है, हमारी फ्री प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, सीनियर्स के लिए प्रोग्राम है। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि हम कर रहे हैं और एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं सब मिल के अपनी टीम के साथ नए आने वालों के लिए। और ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना फ्री आउटडोर फूड बैंक फॉर पेट्स, जानवरों के लिए, क्योंकि कुछ इसकी ज़रूरत इस तरह पेश आई कि कई अरसे से मैं देखा करता था कि लोग बड़े परेशान हैं और जो कि बिल्स पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, मॉर्गेजेस दे रहे हैं और अपने जो जानवर हैं उनकी सही तरह उसको ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जानवर भी हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और मैं खुद भी पेट्स का लवर हूँ। और फिर वो ये क्या करते थे कि उसको शेल्टर होम और दूसरी जगहों पर रेस्क्यू सेंटर में छोड़े जा रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना कुछ इस तरह की चीज की जाए लोगों के लिए इस मुश्किल घड़ी में कि जो कि आसानी से फूड अपने जानवरों की लेके जाएं और जो साहिब हैसियत है वहां छोड़ के जाएं। तो हमने इस फूड बैंक पेट का फूड बैंक पहला लॉन्च किया है। इसको सिर्फ कनाडा के बाहर ममालिक ने भी बहुत ज्यादा पज़िरियाई मिली है और इससे जो कि जिनके पास जानवर थे और जो उनके क्लोज थे उनको काफी सहूलत दी है कि वो अपने जानवरों की टेक केयर कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। ठीक है नजम, ओवरसीज पाकिस्तानी हम देखते हैं कि वैसे तो जहां भी होते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऑब्वियसली से पाकिस्तान का एक इमेज भी बड़ा अच्छा बनता है। आपने कब कम्युनिटी सर्विस में अपना हिस्सा डालना शुरू किया था, कब से स्टार्ट किया आपने? देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि कई सालों से हम 2009 में कनाडा आए थे और कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसने एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसने मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को मुख्तलिफ कंट्री के लोगों को अपनी एक उसके अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर जब आए तो हमें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हम सेटल हुए तो हमने कहा क्यों ना गिव बैक किया जाए इसी को। तो हमने जब स्टार्ट किया गिव बैक कनाडा को रिटर्न किया तो हमने लोगों जो नए आने वालों के लिए फिर अपनी सहूलत और सेमिनार्स और उनके लिए जो जरूरत थी फिर उसको उसके बाद हमने फिर उनके लिए कोशिश की कि हम इसी तरह उनकी भी मदद करेंगे जिस तरह हमारी मदद की गई।
ठीक है नजम, अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारे तारकीन वतन है उनको भी बड़ी मुश्किलात का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। आप और आपकी टीम की जानिब से कनाडा में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एजेंट्स मिस गाइड करके वहाँ भेज देते हैं, उनको जॉब मुहैया करवाने के लिए भी कोई हेल्प करते हैं, कोई रहनुमाई करते हैं? बिल्कुल, मैं तो उन सारे तमाम हज़रात से कहता हूँ कि जो भी इस किस्म की थ्रू प्रॉपर चैनल जो ऑर्गेनाइज जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको फॉलो अप करें और उसमें बिल्कुल उनके लिए रहनुमाई है और एजेंट से बचें। और जहाँ तक हमारी कोशिशों को, हमारी अपनी टीम के साथ जो हम कोशिशें कर रहे हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इंसानियत से मोहब्बत। उस पर हम मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं नए आने वालों के लिए, और उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो हमें मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं और हम उनको प्रॉपर गाइड फराहम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी है बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नज़दीक कनाडा एक अच्छा मुल्क है और यकीनी तौर पर है भी, जहां पर बहुत सारे मौके हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ बैठकर तो ये लगता है कि जितने भी लोग बाहर हैं वो बहुत सेटल्ड होंगे, वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कितनी मुश्किल है या कितनी आसान लाइफ है इस वक्त कनाडा की? देखिए, कनाडा एक, मैं समझता हूँ, मैं अपने तौर पर कहता हूँ कि कनाडा इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। जो हर तरह से अपने तारकीन वतन जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी रहनुमाई करती है, उनको कोशिश करती है कि मुख्तलिफ स्किल्स में उनको अपने समाया जाए। जो जिस शोबे में है उसको यहाँ पर आके लोग अपने अपने शोबों को, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं। थोड़े बहुत ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा हर्डल्स फेस करना पड़ता है, लेकिन मैं उन सबसे ये कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि देखिए, थोड़ी सी चैलेंज आपको करना पड़ेंगे, चैलेंजेस फेस होंगे, लेकिन उसके बाद आपको आसानी होगी। क्योंकि कनाडा में हर शोबे में आप जा सकते हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो उसका मेडिसिन हो, चाहे एजुकेशन हो, किसी शोबे को चाहे अपना सकते हैं, कोई इस पे वो नहीं है। और यहाँ पर तालीम का है, हेल्थ का शोबा है, सेक्टर है, सारे शोबों में इतनी सहूलत फराहम की है यहाँ की गवर्नमेंट ने कि जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है इस छोटे से वक्त में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कनाडा जैसी कंट्री में मैं वेलकम करता हूँ सारे, क्योंकि वो इससे अच्छी कंट्री मैंने नहीं देखी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से कम्युनिटी आउटडोर फूड बैंक आपने स्टार्ट किया है, मलबूसात का भी बैंक है, स्ट्रीट लाइब्रेरियां भी लगाई हैं, मजीद कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे आइडियाज हैं जिन पर भी आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे जितने भी कोशिश करते हैं, जितने भी आइडियाज होते हैं, वो काफ़ी हद तक रहनुमाई कर रहे हैं नए आने वालों के लिए और यहाँ मौजूद लोगों के लिए, स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए जो कि इस वक्त परेशान हाल हैं। हम उसके मुताबिक ही अपने जिस वक्त हमारी कम्युनिटी को, हमारे कैनेडियंस को, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको ज़रूरत होती है, हम उसी तौर पे उन्हीं की उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव और द प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। और इन प्रोग्रामों के जरिए काफ़ी तादाद में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के गैर ममालिक बगैर किसी गैर रंग और नस्ल लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है इंसानियत से मोहब्बत, जिसमें रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, कलर एंड एथिक बैकग्राउंड। ठीक है नजम, बहुत अच्छा आप काम करें, हमारी भी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ। कैनेडियन समाजी रहनुमा से नजम हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है, इसी तरह कम उम्र बच्चे भी तशद्दुद का शिकार होते हैं और करोड़ों बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर भी मौजूद हैं। जनूबी पंजाब भी इस हवाले से बहुत मजलूम इलाका समझा जाता है। बच्ची का पैदा होना आज तक बुरा शगुन समझा जाता है और उसकी पैदाइश पर बहुत ही कम लोग खुश होते हैं। जनूबी पंजाब में औरतों को मुआशी मौके न मिलने से भी वो कमज़ोर हो रही हैं और उन पर तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। चूल्हों के फटने के वाक़यात, इज़्ज़त के नाम पर कत्ल, जहेज़, तेज़ाब फेंकना, इज्तिमाई तशद्दुद, औरतों की तिजारत, औरतों का अगवा, औरतों को ज़बरदस्ती तवाइफ बनाना और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी देखने में आते हैं। आज हमारे साथ कायनात रज़ा मौजूद हैं जो कि जनूबी पंजाब की मज़लूम औरतों और बच्चों के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही हैं।
लोधरा और बहावलपुर में बतौर फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बच्चों और खवातीन के हुकूक के लिए इन्होंने भरपूर काम किया है। पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। 100 से ज़ायद वो बच्चे जो स्कूल जाने से कासिर थे, उन बच्चों और बच्चियों को लोधरा पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया है और उनको मुकम्मल सपोर्ट भी कर रही हैं। हमारे से मौजूद है समाजी रहनुमा कायनात रज़ा साहिबा। कायनात साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनूबी पंजाब की जब भी हम सिचुएशन पर डिस्कस करते हैं, पहले भी हमने शो में बात की हुई है, ख़वातीन की जो वहाँ पर हालत इज़ार है वो काफ़ी काबिल रहम है। आप क्या समझती हैं या क्या ऐसे इक़दाम हुए हैं जिससे आपको लग रहा है कि जनूबी पंजाब की जो औरत है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं न्यू चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बार बार इस टॉपिक को लेकर आते हैं एंड ब्रिंगिंग दिस इनटू लाइट। एंड सेकेंडली आपके सवाल का जवाब देते हुए, ख़वातीन के साथ जो डिस्पैरिटी है वो पूरे मुल्क में है। जनूबी पंजाब एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर तालीम की कमी है, जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ पर बात नहीं की जाती। एक इक़दाम जो रिसेंटली किया गया, पहले भी किया जा चुका है, सेफ सेफ्टी ऐप का, और वुमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है जिससे आप अपने मोबाइल से ही जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक फासला है या जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अवेयरनेस, बिल्कुल, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि उनको जाके बताया जाए कि ऐप तो बन गई है ना, हाउ टू यूज़ इट, वाई टू यूज़ इट, व्हेन टू यूज़ इट। क्योंकि जब आपने ऐप कर ली है इस्तेमाल, आपने पुलिस बुला ली है, उसके बाद आपकी क्या शादी चलेगी? क्या आपके ससुराल वाले आपको रखेंगे? क्या वो शौहर आपको बर्दाश्त करेगा? ये एक सवालिया निशान है और ये हल होगा तालीम से। और ये जो तालीम का फुकदान है वो बच्चों को स्कूल भेज के, बच्चियों को स्कूल भेज के और उनके वालिदैन के साथ बाकायदा सेशंस किया जाए। क्योंकि माँ बाप की लड़ाई में अक्सर देखा गया है कि सीरियल किलर्स निकलते हैं, वहाँ पर रेप्स होते हैं, तो वो जो एक उनके अंदर डिप्रेशन या सप्रेशन पैदा होता है, उन्हें समझ नहीं आती इसे कहाँ निकालें, तो वो फिर छोटे बच्चों पर तशद्दुद, बीवियों पे मार कुटाई, और दिस हैज़ बिकम अ डिलेमा। ये जो जितना मैंने काम किया है वो बेसिकली किया अवेयरनेस पे। मैंने कैंपेन्स की, फेसबुक चलाया, लोगों को ट्विटर सिखाया, पुलिस के साथ ट्रेनिंग की मैंने, DPO राव बाबर साहब की मौजूदगी में। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, आई वांट टू से इट ऑन स्क्रीन। उन्होंने मेरे से पूरी पुलिस की ट्रेनिंग करवाई। आई हेल्प देम अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है सोशल मीडिया में। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं सोशल मीडिया के, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो जो पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो दिखाया जाता है, अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि एक बच्ची का रेप होता है, उसका वालिद और भाई उसका गला दबा के उसको मार रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग अ वीडियो ऑन पर्पस टू टेल द वर्ल्ड कि अगर हमारी बच्ची के साथ रेप होगा तो ये होगा। तो वो गैरत के नाम पे जो कत्ल किया गया है, तो क्या आपका बेटा आपकी गैरत नहीं है? क्या आपकी बीवी आपकी सिर्फ बेटी से गैरत है? औरतें इज्जत हैं। मैं इस बात की गवाही करती हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पे महराम में भी बैठे हैं, तो बीबियों की चादरें, इज्जत बाज़ारों में, दैट्स इम्पॉर्टेंट 100%। लेकिन मर्दों ने बका करना है ना, बापों ने, भाइयों ने, बेटों ने, रिश्तेदारों ने, मामुओं ने, चाचुओं ने, अल्लाह ने महरम रिश्ते दिए हैं। तो आई थिंक मर्दों को गाइड करने की ज़रूरत है कि वो आगे आए और आगे बढ़ के इस चीज़ को रोके। ठीक है, अच्छा, इस हवाले से आप क्या समझ रही हैं जो वफाकी पंजाब असम्बली में फिर हम जो भी कानून साजी देखते हैं उससे मामला आपको लगे कि कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं? क्योंकि कानून तो हमारे मुल्क में हर कानून बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से है? देखिए, यहाँ पे तो बड़ी आसान सी मिसाल है, मैं मिसाल से बात करना चाहूँगी कि जब गोरे गए तो वो आपको रेलवे स्टेशन देखे गए, गोरे गए वो आपको मुख्तलिफ निज़ाम देखे गए, आप चला नहीं सके। तो पार्लियामेंटेरियन बन जाना तक तो बहुत तगोदो की जाती है। भावलपुर के लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारे एक्स गवर्नर जो है साउथ पंजाब से थे, क्या किया गया ख़वातीन के लिए, क्या आवाज़ उठाई गई, जो कानून साजी की गई उसमें क्या। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो एक टेलीफोन बजता है जब आप मजलूम की मदद करते हैं तो आप उस टेलीफोन की इज़्ज़त करते हैं। खुदारा ये ना करें, आप उस मजलूम की सुने। आप अपने एक वोट की खातिर, अपने 10 वोटों की खातिर, पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की खातिर, जहाँ पे आपने आवाज़ उठानी है वहाँ पे ही दबाने वाले बन जाते हैं। तो आई बिलीव देयर इज़ अ गैप बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड द लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स जो है बनाने के बाद भूल गए हैं। अगर मैं DPO को रिपोर्ट करती थी तो नीचे से जो अमला है उसका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आता था।
वो कोई ना कोई डेरा सिस्टम है, वहाँ पे मदद करने के लिए आ जाता था। सो नाउ आई बिलीव इट शुड एंड। हम 2024 में बैठे हैं, दिस हैज टू कम टू एन एंड। ठीक है। अच्छा, जनूबी पंजाब हमने देखा कि तरक्की के मामले में भी काफ़ी पीछे है। औरतों के अलावा जिस तरह से बच्चों पर भी आपने अभी बताया कि उन पर भी तशद्दुद किया जाता है, उनके इस्तेसाल का भी सामना है, घर वाले भी फिर डरते हैं, कानूनी पैरवी उस तरह से भी नहीं की जाती है। लेकिन जो आपने फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए वहाँ पर काम किया है, मैं चाहूँगा वो भी आप हमसे शेयर लाजमी करें कि क्या क्या काम किया जा रहा है, लोगों को मज़ीद अवेयरनेस भी इस हवाले से हो, मज़ीद क्या काम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात है ख़वातीन का, मैं भी एक रीसेंट टीवी शो भी देख रही थी, उसमें एक मकालमा चढ़ा जी एक लफ्ज़ के ऊपर, जो कि एक दीनी बड़ा स्पेशल लफ्ज़ था कि जी इस लफ्ज़ के ऊपर ये जाहिल हैं, ये हैं, खुदारा ये ना करें। जहालत को दूर करने के लिए मौक़े बनाए। और दूसरी बात, मौक़े मैंने कैसे बनाए, अब यहाँ पे ये बात आती है। मैंने 100 सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया अपने लीडर की और अपनी आप खुद मदद से, और वो सिलाई सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे मोहल्ले के रेडियस में हो, क्योंकि हर छोटे इलाके में एक बड़ा होता है, उसके घर लोग आते हैं। तो एक जो बड़ी औरत थी, बड़ा घर था, कोई चौधरी था, कोई राजपूत था, कोई सराइकी था, उनका वहाँ पे 200 मीटर की रेडियस में सिलाई सेंटर खोले गए, जो कि मौजूद हैं, अगर आपकी स्क्रीन दिखा रही है, उनके लिए सिलाई सेंटर खोले गए। अगर आप कमा सकेंगे तो आपको कम मार पड़ेगी, आप वो शादी छोड़ने का सोच सकेंगे। वेस्ट में क्या फ़र्क है इससे? यही फ़र्क है ना कि वहाँ की औरतें कमाती हैं, इंडिपेंडेंट है। जब आपके हाथ में कमाने का हुनर होगा तो आप उठेंगे, लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, मार नहीं खाते रहेंगे। सेकेंडली, एक जो बहुत बड़ा डिलेमा है कि जो मजलूम होता है वो डरता है जालिम से, वो कहता है मेरे साथ जुल्म हो गया है, मुझे मार दो, मैं फांसी लगा लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ, विच इज़ रॉन्ग। ये अवेयरनेस मैंने क्रिएट की, घर घर जाके बताया कि आपके बच्चे का रेप हुआ है, फाइट फॉर इट, कम विद मी। वो कहते थे कौन खड़ा होगा, आई स्टूड विद देम। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है। This needs to be fixed। उसमें जो खराबियां हैं वो फिर हमारे सिस्टम में भी हैं, जैसा से आपने भी कहा कि कोई फोन कॉल ही जाती है तो फिर किसी का काम होता है, उसके बगैर तो किसी की सुनवाई भी नहीं होती है। इसीलिए भी लोग, हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्वियसली एक ट्रेंड यहाँ पर है कि लोग घबराते हैं आज भी थानों में जाने से। थानों की बिल्डिंगों को संवार दिया गया, मॉडल थाने बना दिए गए, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी तरबियत पर भी कुछ काम। मैं तलाफ करना चाहूंगी, मैंने लिबर्टी में एक मॉडल थाना देखा, वो सिर्फ मॉडल थाना ही है, उसमें असल मसाइल हल होते नहीं देखे। मैंने वो असल जो इनॉग्रेशंस देखी, वो इनॉग्रेशंस ही थी, उनमें असल मामलात का जिक्र नहीं किया जाता। जब तेजाब गिराया जाता है, बर्न सेंटर्स कहाँ हैं? वेयर आर द बर्न सेंटर्स? बर्न सेंटर्स नहीं है इस मुल्क में, एक मुल्तान में। अगर कोई बंदा फैसलाबाद में जलता है, कहीं जलता है, उसकी मदद नहीं पहुंचती। एसिड का जो एक मामला है, खुला एसिड मिलता है इस मुल्क के अंदर, खुली यहाँ के ऊपर, जिसको काला पत्थर कहा जाता है। मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगी काले पत्थर का। मेरी इस वक्त की जो सीएम साहब हैं उनसे दरख्वास्त है कि काला पत्थर, तेज़ाब, एसिड जो मुंह पे फेंक के औरतों को जलाया जाता है, उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। खुलेआम बिक रहा है मार्केट और उसकी कोई पूछताछ नहीं है, कोई कागज नहीं, कोई रसीद नहीं। एंड वेरेवर यू आर, आप चलते जा रहे हैं, आपने इनकार कर दिया। मैं कनेट कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, मुझे अभी भी याद है एक लड़की ने इनकार किया, आप भी गालिबन याद होगा, ब्रिज के ऊपर उस लड़के ने उसको शूट कर दिया। तो क्या इजाज़त लेना, कंसेंट ज़रूरी नहीं है? कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुरान में, इस्लाम में कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में हाजिर होती है और वहाँ पे जाके उनके पास मस्जिद नबी में सवाल करती है कि मुझे शख्स का चेहरा पसंद नहीं, आपने फ़ौरन हुक्म दिया कि छोड़ दो। तो यहाँ पे जो डिवोर्स का डिलेमा है, सबसे अहम बात तो ये है कि वो निकाह की कानून साजी कर रहे हैं, तलाक के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? जब तलाक हो जाती है तो वो औरत पे टैबू बन जाता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टैबूज। हमने कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर दिया। हम 1947 में आज़ाद इसलिए नहीं हुए थे कि हम आके जो है हिंदुआना रस्मात करें। अगर अब कोई औरत सोशल मीडिया पे आती है, मैंने सुबह यहाँ आना था, छोटी सी मिसाल मैं अपनी करती हूँ, तो आई हैड टू थिंक कि मैं क्या मीडिया बैशिंग और मर्दों जी, मैंने ये नहीं कहा, ना मैं इस बात की वकील हूँ कि बराबरी है। अल्लाह ने मर्द का साया ऊंचा बनाया, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मर्दों की जिम्मेदारी वो समझे। ठीक है, माएँ
अपने बच्चों को, बेटों को ट्रेनिंग करने की कि बिल्कुल औरतों की इज्जत करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। समाजी रहनुमा कायनात रजा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। दूसरी जानिब मीडिया ज़राए का बताना है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत करते हुए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने खत में कहा है कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी है। एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज के हवाले से कोई भी जवाब जमा नहीं कराया था। ताहम बाद अज़ां जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने नोट में एडहॉक जज की तैनाती को आईनी करार देते हुए इस मामले पर होने वाली तनकीद को बिला जवाज करार दिया और कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से वो माजरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, बल्कि खदशा है कि इस इकदाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से भी गुरेज करना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। हामिद खान कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। हामिद खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में भी देखा गया कि गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद पीटीआई पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना कि अदलिया में से काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, मुझे आईनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में जारी मुआशी और सियासी कशीदगी पर आलमी मालियाती एजेंसी फिच ने एक रिपोर्ट जारी की थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी और अगर ये हुकूमत खत्म हुई तो फिर टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा। जबकि बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में रिहा नहीं होंगे, जिसके रद्द अमल पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। एहसन इकबाल ने इस हवाले से यह भी कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सी पैक अहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की जो तैनाती है उस हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा। शिबली फराज ने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है और जुडिशल कमीशन को भी खत लिखा है कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ राय हमवार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ जा रही है। बहुत शुक्रिया। जब डिवीजन हो, जब तकसीम हो और इस हद तक हो कि सुप्रीम कोर्ट तक उस डिवीजन की रिफ्लेक्शन आए तो फिर यही सूरत हाल होती है, कोई अचंभे की बात नहीं। एक तरफ तो आपने भी जिस तरह इंट्रो पढ़ा और जी राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं? राजा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का यह मामला है जिसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज भी तलब कर लिया गया है। राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। इसके आईनी होने को तो कोई नहीं कह रहा कि गैर आईनी इकदाम, यानी बिल्कुल एक तो होता है ना कि आइन में कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी हो, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर आइन में 171, 172, 173 ये आर्टिकल जो जुडिशरी को एड्रेस जी पराचा साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? कोई ऐसा उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जहां तक ये कहते हैं कि बदनीयती है, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो नियतें तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस नियत की वजह से ये रखा जा रहा है। लेकिन
मैं सिर्फ इसकी लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कर रहा हूँ कि देयर इज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज नथिंग इलीगल। और ये अगर 2015 के बाद नहीं रखा गया कोई, तो 2015 से पहले तो रखे गए हैं। दैट मीन ये पहली बार भी नहीं हो रहा। और मुझे याद है, शायद मैं आई बेग पार्डन फ्रॉम योर व्यूअर्स अगर मुझसे गलती हो जाए, जस्टिस खलील रमदे साहब को रखा गया था जब वो रिटायर हुए थे, तो उनको रिहायर किया गया था और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको रखा था। अगर इफ मैं लगा रहा हूँ, अगर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं समझता हूँ मुझे अच्छी तरह याद है। राजा साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुशीर आलम साहब ने भी कहा है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब का भी नोट मैंने पढ़कर भी सुनाया है कि वो ये कह रहे हैं कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी ही है, लेकिन अब ये जो नियतों वाला मामला है ये किस आइन के थ्रू सॉर्ट आउट होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट को किस तरह से समझेगी? वो कह रहे हैं कि जो नाजुक वक्त चल रहा है उनके मुताबिक या उनकी पार्टी के लिए या उनके बानी के लिए ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। तनाज़ात तो बाकायदा फराजा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। फराजा साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी कंटिन्यू कीजिएगा, सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से इशू आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि तनाज़ा जो है वो तो पहले से ही बरकरार है। मसलन हुकूमत को तो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अदलिया जो है वो बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ी हो गई, यानी 6 जजेस अगर खत रहे हैं और एक लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जो यहाँ पिंडी में आकर रिमार्क्स दिए थे कि हमने बिल्कुल अब उम्मीद है या हमें यकीन है कि जल्द ही हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन मामलात से बाहर हो जाएगी, तो वो क्या जाहिर करता है? तनाज़ात पहले से ही हैं। हुकूमत समझ यही वाला जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, अब ये तो जवाब दे दिया जाए कि आइन रीराइट हुआ है या नहीं हुआ। हुकूमत कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है आइन बनाना, आइन का मुकम्मल तौर पर आइन बनाना या तरमीम करने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अगर 3 दिन दिए हुए हैं आजाद लोगों को ज्वाइन करना किसी पार्टी को, यहाँ तो फैसले में 15 दिन दे दिए गए। तो सिर्फ ये एक साइड नहीं कह रही कि तनाज़ा बन जाएगा, वो जो दूसरी साइड है वो कह रही पहले से ही मुतनाज़ा हो चुका है सारा। तो इसी मुतनाज़ा होने की वजह से जो मैं शुरू में बात की कि तकसीम है, एक ये जो रेटरिक है इतना ज्यादा, मुशीर आलम साहब का नोट आपने पढ़ा, कितने दुख की बात है। वो कहते हैं आईनी है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ ट्रोलिंग की गई या जो उनकी किरदार खुशी की गई उस वजह से सख्त मायूस है। यानी एक जायज कानूनी आईनी चीज है, अगर अभी तो उन्होंने इनकार किया, फर्क किया, अगर वो मान लेते तो फिर रेटरिक कितना ऊपर ले जाया जाता इस मुद्दे को। इसलिए जो बुनियादी मसला ये जज रखना ना रखना, आईनी होना ना होना नहीं है। बुनियादी मसला जो है इस वक्त हमारी तकसीम है और उसी तनाजुर में हम हर चीज को देखते हैं। ठीक है बराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम हुकूमत को देख लें या हम अपोजिशन को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगर मैं उनकी भी बात करूं, तो कोई भी जब तक मर्जी का फैसला नहीं आ जाता उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अभी हम देख रहे हैं कि हामिद खान हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि इसी वजीर आजम ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अमल नहीं किया था। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी जो एडहॉक जजेस हैं उनको माजी में भी गलत फैसले करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ अगर हुकूमत है तो वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वो सुप्रीम कोर्ट से नाला दिखाई दे रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको लग रहा है कि शायद जल्दी में अता तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देगी या वजाहती बयानात आ रहे हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, वो हुकूमत को स्टैंड उनके साथ सपोर्ट करते दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मामले पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। बहुत से ऐसे लीगी रहनुमा हैं जिनकी स्टेटमेंट सब सामने आ गई हैं कि इस पर अभी सोच विचार का अमल जारी है। जी बराचा साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हो जाए। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी मुझे समझ आ गई। बात यह है कि इत्तेहादियों ने कहा है कि हमसे मशावरत नहीं की गई। बतौर सियासी जमात किसी इत्तेहादी ने नहीं कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नंबर 1, यानी वो एक रूम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप हमें बैठे हमारे साथ बात करें। और जब कोalition की सियासत होती है,
मखलूत हुकूमत की सियासत होती है तो उसमें इत्तेहादियों के ये बातें सुनना पड़ती हैं। बराबर भारत में भी नीतीश कुमार और जो हैदराबाद के वजीर आला हैं चंद्रबाबू नायडू या शरद पवार, वो भी इसी तरह की वहाँ अभी से बातें कर रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ये एक नॉर्म है इस तरह की बातें करना इत्तेहादियों की तरफ से। दूसरा, जो जल्दबाजी में जो सबसिक्वेंट बयानात आए वो तो यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत के अंदर भी मुकम्मल मुशावरत नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट, सियासत में कोई नट शेल कुछ नहीं होता, बाद फीलर छोड़ा जाता है। यू थ्रो अ कॉइन, आप एक स्टोन मारते हैं खड़े पानी में, देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो सियासत में बहुत सारे ये वाले इनिशिएटिव या इक़दामात लिए जाते हैं जो उनको भी पता होता है कि दे आर प्री मैच्योर, लेकिन आपने एक फीलर छोड़ना होता है। फिर अगेन वो नियतों वाली बात है, क्या नियत थी गवर्नमेंट की, क्या वो चाह रहे थे। लेकिन देखे ना, अता तारड़ साहब अपनी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसी बात कर सकते जब तक वज़ीर आज़म का नॉड नहीं होगा। आज आसिफ साहब बात कर रहे हैं, दूसरे वज़रा बात कर रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी बात की। तो इन बातों से यही है कि हुकूमत जो है वो उसने एक फीलर छोड़ा। इत्तेहादियों ने तो बता दिया ना कि हमसे मशावरत नहीं की गई। अब व्हाट इफ कि कल या परसों अगले हफ्ते मुशावरत की जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने पराशर साहब आपने रिएक्शन की बात की है इस स्टेटमेंट पर अता तारड़ की, तो हमने देखा कि रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके फैन पेजेस हैं, या वो लोग जो बाहर से उनके पेजेस को इस वक्त रन भी करते हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका जो इजहार है वो तो जज साहिबान, रिटायर्ड जज साहिबान भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की तनकीद की गई है, इतना प्रेशर है। वो उस फैसले से इन्फ्लुएंस होकर, सोशल मीडिया के उस प्रेशर से इन्फ्लुएंस होकर वो ये कह रहे हैं कि हम बतौर एडहॉक जज तैनात नहीं होंगे, इस काम से हम माजरत करना चाहते हैं। तो इतना स्ट्रांग आपको लग रहा है कि एक जज, रिटायर्ड जज ने सोशल मीडिया का प्रेशर देकर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है? जी यकीनन, इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है वो सारा सोशल मीडिया ही चला रहा है उनका। और इवन जो सीनियर पॉलिटिशियन है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, वो तो डिस्टेंस भी कर चुके हैं ना ऐसे लोगों से। लेकिन जो स्पेशली जो बाहर बैठे लोग हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को उन्होंने ही तो हॉस्टेज बना के रखा है। यानी 9 मई पे जो उकसाने वाले थे वो सोशल मीडिया पर ही थे। अभी कल सनम जावेद की उनकी रिहाई हुई, खुद जज साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि मैंने इंटरनेट पर आपकी स्टेटमेंट देखी हैं। उन्होंने कहा कि जो जबान आपने इस्तेमाल किया है वो नामुनासिब से भी कहीं ज्यादा है। ये तो बाहर भी नहीं बैठे हुए ना, इधर ही बैठे हुए। मैं जज साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई इसका तज्जिया या इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा। तो जब सूरत हाल ये हो कि सर्विंग जजेस भी इस तरह की रिमार्क से दें और उनको इंसाफ भी उन्हीं को मिल रहा हो, तो फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने सारी जिंदगी चुप करके अपने फैसले लिखे, हेयरिंग्स की, उन्होंने कोई बयानात नहीं दिए। अब तो खैर जो मखसूस नशिस्तों वाली हेयरिंग चलती रही उसमें तो हमने सियासी बयानात लिखे जजेस के, और वो बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, ये जजेस बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो सुना था जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन यहाँ माशाल्लाह जजेस बोलते भी हैं और फैसले भी लिखते हैं। इसलिए सोशल मीडिया ही तो चला रहा है सारा कुछ को, और उसमें यकीनन पानी पीटीआई उनकी मामनत या उनकी मंशा शामिल है, कोई चला रहा है। ये तो नहीं, ठीक है। लेकिन पराशर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि हम साइफर केस की बात सुन रहे हैं, हम सानिया 9 मई की बात सुन रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस की बात सुन रहे हैं। एक एक करके तमाम केसेस से भी रिलीफ मिल रहा है, बानी पीटीआई को भी मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त केपी में गवर्नमेंट भी बना चुकी है। तो फिर जो केसेस हैं, आपको लग रहा है फिर बोगस केसेस हैं? फैसला किसी केस पर नहीं आया, पहले कहा गया था कि बहुत जल्द अमल दरामद होगा, किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा होगी जो भी स्टेट के अगेंस्ट गया है। तो स्टेट के अगेंस्ट जाने वाले को इतना रूम किस तरह से मिल सकता है फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं से फैसिलिटेशन हो रही। अब केसेस बना के भेज दिए जाएं और फिर साइफर था तो सही ना, वो लहराया भी गया, जो कागज था, वो जो भी कागज था लहराया गया, साथ साथ 9 मई हुआ तो है ना। यानी कोर कमांडर लाहौर जिना हाउस को जलाया तो गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, किला बाला आसार पर फायरिंग की गई,
फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में खास तौर पर GHQ और बाकी शहरों में ISI के दफातर को जलाया गया। कल इस्लामाबाद में जो नारे लगाए गए पार्लियामेंट से निकलते हुए, आई वंडर आपने जरूर वो सुने होंगे, आपके सामने वीडियो आई होगी, मैं तो वो नारे नहीं दोहरा सकता। तो यानी कल जो नारे लगाए गए इसका मतलब है फिर 9 मई सही था। अगर इस तरह के नारे कोई और जमात लगाती, लीव अपार्ट के चलें, PMLN तो पंजाब से है, अगर पीपल्स पार्टी लगाती, ANP लगाती, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी लगाती, आपको पता है इस वक्त उनके घरों के घर खाली हो चुके। लेकिन ये चूंकि ये लाड ले रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हैं, तो इसलिए ये जो चाहे नारे लगा लें, इनको कोई पूछने वाले। मुझे बड़ा सख्त ताज्जुब हुआ कि अपने ही पार्लियामान के अरकान इस तरह के नारे लगा रहे हैं। मैं कुछ खास नारों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ रेफरेंस, बाकी सियासी स्लोगन चलते रहते हैं। ठीक है पराशा साहब, जिस तरह से इलेक्शंस की बात करते हैं, इंतखाबात पर बहुत ही सवालिया निशान उठते हैं। बहुत से ऐसे लीगी रहनुमा हैं जो इंतखाबात के हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें हुकूमत में लाया गया है। कुछ नाराज़ रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के, जो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें देते दिखाई देते हैं। ख्वाजा आसिफ अभी ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कुछ हालात तब्दील होंगे, उस वक्त शायद हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कभी सड़कों पर निकलती है, मामलात का रुख एक बार फिर से बदलेगा। फिच की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत है सिर्फ 18 महीने तक रहेगी। जब आपकी हुक्मरान जमात के पास सिंपल सादा अक्सरियत भी ना हो, नंबर्स कम हो, 167 चाहिए और वो 109-10 पे खड़े हैं, बाकी तो सपोर्ट है जी, तो कोalition को हमेशा खतरा होता है। ये कोई नई बातें नहीं है, दुनिया की पार्लियामान में, दुनिया की जमहूरियतों में यही होता है। अगर 18 महीने के बाद हुकूमत चली जाती तो सो व्हाट। 85 की 88 में चली गई, 88 की 90 में चली गई, 93 में चली गई, 93 वाली 96 में चली गई, 97 वाली 99 में चली, ये हमारे सामने हुआ। लेकिन पराचा साहब इसी वजह से फिर मुल्क का बेड़ा गर्क भी तो हुआ। ये नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ तक आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन जापान में तो हर दूसरे साल नया वजीर आज़म आता रहा है पूरे 50 सालों में। क्या ये वजह है मुल्क का बेड़ा गर्क होने? वो तो तरक्की कर गए। ये कॉन्टेक्स्ट हर एक चीज का अपना होता है, लेकिन यहाँ ये कह देना कि वो धांधली हो गई। 2018 के इलेक्शन के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसी मखसूस नशिस्तों में रिमार्क दी है। उन्होंने कहा कि जो PTI के साथ आज हो रहा है, नून के साथ 2018 में हुआ। PTI को तो इंसाफ मिल गया, 2018 वालों को कौन इंसाफ देगा? 2013 में MKM, ANP और पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप जलसा नहीं कर सकते, दहशतगर्दों ने कहा, और वो एक एक बंदा चुन के मारा गया उनका। कौन इंसाफ देगा उसको? आज तो यानी कहा जा रहा है कि ओ इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ उन्हीं को मिल रहा है जो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जिनको नहीं मिला, मसलसल नहीं मिला, 11-11 साल बगैर किसी केसेस के अंदर रह गए, उनको इंसाफ कौन देगा? क्या वो भी कह रहे हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं बाहर निकल कर? ठीक है पराशा साहब, एक लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, वक्त की कमी है। इकोनॉमी के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी जो मुआशी पॉलिसियां इस वक्त हैं, आप देख रहे हैं कि एक मुस्बत तरफ हम जा रहे हैं? फिच की जिस तरह से रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया है कि हुकूमत रवां साल के जो माली साल के आखिर में हम देख रहे हैं महंगाई में कमी कर ले आएगी। इस काबिल आपको लग रहा है कि हुकूमत है? साथ ही साथ जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है तो हर जमात उसको ओन करने की कोशिश करती है कि आलमी इदारे भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। जब दूसरी तरफ फिच ने कहा कि 18 महीने इनकी हुकूमत रहेगी तो कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है। बात यह है कि अभी आप ही के सामने जब $1 अरब IMF से लेना चाह रहे थे और नाक रगड़े जा रहे थे, वहाँ जनरल बाजवा साहब भी IMF के साथ बात करवा रहे थे, अमेरिकन से भी बात हो रही थी। जब $1 अरब लेने की बात थी, PTI की हुकूमत के आखिरी दिन थे, तो ये भी कोशिशें कर रहे थे। यानी $1 अरब इतना अहम था। अरे भाई, अब तो उन्होंने $7 अरब का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर दिया है। कहाँ $1 अरब, कहाँ $7 अरब, प्लस जो SIFC के मईशत के लिए इकदाम है, प्लस चाइना के साथ जितना हमारा, अब तो वो पहले तो सच्ची बात करूं, CPEC खत्म हो गया था, ब्लॉक हो गया। अब तो वो फेज 2 की बात पे आ गए ना, और उसमें
जो एरियाज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर है, तो अब तो वो एग्रीकल्चर की बात हो रही है। आईटी मुस्तकबिल है तो आईटी की बात हो रही है। ठीक है, ये इकोनॉमी है ना जो जिसने श्रीलंका बनने से, खुदा न खास्ता बनने से हमें बचाया, डिफॉल्ट होने से बचाया। $1 अरब था वो, अभी $7 अरब। और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं। कल को क्या होता है, महंगाई कम होती है नहीं होती, क्योंकि अगर देखें ना दुनिया में पेट्रोल बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा, हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो जितना आप मर्जी कर लें वो तो कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल की, तो हर चीज बढ़ जाएगी। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मौसम के हवाले से। हम देख रहे हैं कि कराची इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां गर्मी की शिद्दत 54 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि शहर में दिन 2 बजे दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 54 डिग्री तक महसूस की जा रही है। अब इसकी क्या वजूहात हैं? जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 64% है और समुद्री हवाएं 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दूसरी जाने मौसमियाती तज़ियाकार जवाद मेमन ने कराची में शदीद गर्मी की वजह नामालूद हवाओं और बहर अरब से आने वाली नमी को करार दिया है। मौसमियाती तज़ियाकार जवाद मेमन के मुताबिक कराची में मानसून के दिनों में बारिश के बजाय मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दूसरी जानिब एक अमरीकी रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि 2080 तक दुनिया के 4000 से ज़ायद शहरों के दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 2080 तक पाकिस्तान के शहरों जिनमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी हैं, इनमें गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अमरीकी माहिरीन मौसमियात ने कराची के हवाले से पेशनगोई की है कि आइंदा 60 बरसों में कराची में बारिशों में 0.4% इजाफे का इम्कान है। इसी तरह से गर्मी 3.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और मौसम गर्मा की अगर हम बात करें तो 18.2% खुश्क रहेगा। कराची में मौसम सरमा भी 5 डिग्री गर्म होगा। ताहम इस पेशगोई में यह भी कहा गया है कि अगर मौसमियाती तब्दीली का बायस बनने वाले अवामिल के अखराज को कम किया जाए तो फिर कराची के दर्जा हरारत में इजाफा सिर्फ 1.1 डिग्री, बारिशों में 17.3% इजाफा और सर्दियों में 1.7 डिग्री कमी और 2.9% बारिशों की तवक्को है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के अवामिल के कम अखराज की सूरत में 2080 में कराची का मौसम ऐसा हो सकता है जैसा कि आजकल यमन के शहर मखला का है। माहिरीन का यह भी कहना है कि हुकूमत अगर माहौलियात पर काबू पा ले तो दर्जा हरारत में मज़ीद 1 से 2 डिग्री की कमी हो सकती है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मौसमियाती तज़ियाकार जवाद मेमन ने ज्वाइन किया है। जवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि जो शहर का कम से कम दर्जा हरारत है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात भी करें तो वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो 54 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया आपकी न्यूज़ की पूरी टीम का। सबसे पहले तो बिल्कुल अनवार भाई, इन दिनों कराची में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है एक तो गर्म है, साथ ही साथ पिछले एक लंबे अरसे से जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो है वो फ्रीज लाइक टेम्परेचर, जिस तरह आपने बताया कि 50 से 55 डिग्री, और जो शहर में जो समंदर के करीब के जो इलाके हैं यहाँ पर तो ये 55 से 60 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। बुनियादी वजह यही है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, 70 से 80% है, कभी कभी ये 90% भी चला जाता है। और जैसे ही शहर में समंदरी हवाएं रुकती हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है, 37-38 डिग्री तक जाता है, तो फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो अक्सर इलाकों में 50 से 60 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जवाद साहब फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे इसको काउंटर किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? एक हल तो है जो शायद सबको ही मालूम है कि दरख्त लगाने चाहिए, क्या हुकूमत का उस तरफ फोकस है? दूसरा, अगर जितनी भी तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम बड़े ममालिक की अगर मिसालें लें, चाइना की मिसाल भी ले लें, तो उन्होंने अपनी तमाम इंडस्ट्रीज शहरों से बाहर शिफ्ट कर दी है, एक इंडस्ट्रियल जोन बना दिए हैं। तो किस तरह से फिर इनकाउंटर कर सकती है हुकूमत इस टेम्परेचर को?
देखिए, इसका जो सबसे फौरी हल और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हमारे पास लेके आएगा वो यही है, जिस तरह आपने कहा कि सबको पता है कि शजरकारी जो है वो शहर में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ दरख्त जो हैं वो बहुत अब ना होने के बराबर ही रह गए हैं। अगर कुछ स्टैट्स के हवाले से बात करें तो कम से कम भी जो है वो कराची जैसे बड़े शहर में जो हिस्सा है वो 25% रकबा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है वो सिर्फ दरख्त मौजूद हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो उस वक्त स्टैट्स बताते हैं वो हम लोग सिर्फ जो है इस वक्त सिंगल डिजिट्स में है। 5 से 8% जो हमारा शहर का रकबा है वहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, जबकि दीगर जितने भी इलाके हैं अब छोटे छोटे जो है ना वो कराची में आप अगर कहीं निकले ना बाहर तो छोटे छोटे आपको पॉकेट्स नजर आएंगे दरख्तों के। वरना आज से 15, 20, 25 साल पहले ये हुआ करता था कि हर दूसरी जगह पे आपको घने और बहुत बड़े बड़े दरख्त दिखा करते थे। तरक्की हर शहर की जरूरत है, हर मुल्क की जरूरत है, होनी भी चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ हो रही है ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। एग्जैक्टली। अगर हम किसी दरख्त को किसी जगह हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, ऑफिशियल हो या कोई फैक्ट्री ही क्यों ना हो, अगर हम उसको वहां से दरख्त हटाते हैं तो उसके रिबडल में हमें दूसरी जगहों पर उसी प्लांटेशन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तरक्की तो कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम दरख्तों को खत्म कर रहे हैं उससे आधे हिसाब से भी जो है वो हम दूसरी जगहों पे शजरकारी नहीं कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट यही आ रहा है कि हर गुजरते साल के साथ जो है वो हम देखते चले आ रहे हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया के हर हिस्से में जो है वो मौसम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो सर्दियां हों, चाहे वो गर्मियां हों या वो सूखे का ड्राउट का मौसम ही क्यों ना हो। हर गुजरते साल के साथ जो है वो कोई ना कोई मौसम जो है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। इस साल जिस तरह हम नोटिस कर रहे हैं कि बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत मामूल से इंतहाई ज़्यादा है, जो 30 से 32 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं। जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है, ये हमारे मई के महीने से, मई 2024 से अगर हम देखें पिछले 2-2.5 महीने से सतह समंदर के दर्जे हरारत इंतहाई ज़्यादा है। मामूल के तौर पर ये गर्मियों के सीजन में अगर बात करें तो ये 25-26 डिग्री, बहुत हुआ तो 27 डिग्री तक होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये 30 से 32 डिग्री से कम ही नहीं हो रहे हैं। इसका जो इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो एवापोरेशन का जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर इसका जो इफेक्ट आता है वो हवा में नमी का तनासुब इतना ज़्यादा है इस साल पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं जिसमें शहर कराची भी शामिल है, कि पिछले आप इस वक्त इस कराची में किसी से भी पूछे ना तो वो हर इंसान यही बात करेगा कि हमने कभी भी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी और इतना ज्यादा शदीद हब्स इतने लंबे अरसे के लिए जो है वो कभी भी नहीं देखा है। ठीक है। और इस तरह लगातार जो है वो हीट इंडेक्स हमारा 50 से 60 डिग्री तक जाना पिछले 1.5-2 महीने से, प्लस बारिशों का भी सिलसिला जो है वो ऐसे अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन जवाब साहब, आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कि ये तमाम बातें जो आम लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है, फिर भी हुकूमत इस पर काम नहीं कर रही है, शजरकारी की तरफ वो नहीं आ रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये मसला कनेक्ट कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी लोड से भी, जिसमें हम पहले ही सफिशेंट हमारी कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, बिजली महंगी है, फिर बिजली उतनी ज़्यादा यूज़ होती है, उतने लोगों को बिल्स देने पड़ते हैं। तो अगर हम सिर्फ शजरकारी कर रहे हैं, टेम्परेचर को तो कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी पर हमारा एक बर्डन डाला हुआ है वो भी कम होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल रमान भाई, ये एक तरीके का कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता है तो देखें हम जो है वो उसको अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को जो है वो इस शदीद गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फौरी तौर पे जो है वो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एसी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब एसी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा शुरू होता है तो ऑब्वियसली वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, सारे ग्रिड्स के ऊपर भी बर्डन आता है। साथ ही साथ जिस तरह बिल्स का आपने कहा कि आजकल तो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी ज़्यादा अनअफोर्डेबल होती चली जा रही है, तो ये सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं। अच्छा, जब आप एसी चलाते हैं तो उस एसी के थ्रू भी तो जो है वो गर्म हवाएं निकलती हैं, जो उसके आउटर्स होते हैं, हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में उनमें से भी शदीद गर्म हवा निकल रही होती है। तो टेक्निकली वो सारी चीजें भी एड अप होके जो है वो गर्मी को और मजीद बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से घरों में हो गया, ऑफिस में हो गया, फैक्ट्रीज में हो गया, या बाहर आप जाए तो गाड़ियों में हो गया, बसेस में हो गया, एसी का इस्तेमाल जो है वो ओवरऑल जो है वो इन टेम्परेचर्स को मजीद बढ़ा रहा है। तो ये सारे एक कैस्केडिंग इफेक्ट है।
ठीक है। अच्छा जवाब साहब, एक रिसर्च है अमरीकी माहिरीन मौसमियात की जो मैंने अभी नाज़रीन के साथ भी शेयर की है, और उस रिसर्च के मुताबिक 2080 तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम शहर, तमाम तो नहीं जिनमें कराची है, इस्लामाबाद है, तमाम बड़े शहर हैं, लाहौर है, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इनमें गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए भी अगेन हमें आना तो शजरकारी की तरफ ही है। अब बिल्कुल देखें, इसके अलावा तो आपके पास ऐसे कोई रास्ता फौरी तौर पे तो है ही नहीं। हमें एज अ क्लाइमेट इमरजेंसी, इसके ऊपर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो है वो हमें इसके लिए इक़दाम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये अकबर भाई कि ये जो सिलसिला है ये रातों रात नहीं हुआ है। ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है 100-125 साल पहले से दुनिया भर में ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुए हैं। एक लंबे अरसे से जो है वो दुनिया के साइंटिस्ट हो गए, मेट्रोलॉजिस्ट हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, वो इस बात का खदशा जाहिर करते चले आ रहे हैं कि टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, और जैसे ये बढ़ेंगे हमें जो है वो आने वाली हमारी आगे नस्लों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये खतरनाक साबित होंगे। और अब ये चीज़ें हम बाकायदा खुद भी फील कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। 2015 में जो कराची में एक जानलेवा हीट वेव थी, उसके बाद लोगों को जो है वो हीट वेव का मतलब समझ में आया कि क्या होता है, क्लाइमेट चेंज जो है वो अब हमें कितने बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि अब हर गुजरते साल के साथ जो है वो हीट वेव का सिलसिला चला आ रहा है। और इस साल जो है वो हीट वेव तो इतनी कोई बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन इससे जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो हब्स में आपको जो इतनी ज्यादा स्वेटिंग और इतना ज्यादा हीट इंडेक्स होने की वजह से जो है वो अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो निढाल हो जाता है। ठीक है। अच्छा जवाब साहब, एक और मुझे कमेंट कीजिएगा इस पर भी कि इस साल मुल्क में सैलाब की क्या सूरत हाल रहेगी, कहाँ कहाँ सैलाब आ सकता है, कहाँ कहाँ तो यानी का खतरा भी मुतवक्के है? देखें, इस साल जो मानसून बारिशों के हवाले से जो भी प्रेडिक्शंस की गई हैं उसमें यही था कि मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें रहेंगी, खुसूसी तौर पर सुबह पंजाब में और सिंध के इलाकों में। तो ओवरऑल फिलहाल अब तक जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है, फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा सैलाब का जो है वो खतरा नहीं है जिस तरह हमने 2022 में देखा। उस हवाले से अगर कंपेयर करें तो इस साल का जो सीज़न है उससे शायद 50% जो है वो लेस ही होगा, क्योंकि वो एक इंतहाई गैर मामूली और हिस्टोरिक पाकिस्तान की तारीख में जो है वो इतने बड़े सैलाब हमने शायद कभी नहीं देखे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो जो पंजाब के इलाके हैं, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर जैसे जैसे मानसून की बारिशें होंगी नदी नालों में, दरियाओं में जो है वो तगलियानी का खदशा रहेगा। साथ ही साथ जो है वो दरियाए सिंध में भी जो है इसका बहाव काफ़ी ज़्यादा देखने में आ सकता है, क्योंकि सिंध में भी जो है वो मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। जबकि जो हमारे जो छोटे बड़े शहर हैं, जिस खुसूसी तौर पर जो बड़े शहर हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरीके के, यहाँ पर भी जो है वो तेज़ बारिशों के स्पेल के दौरान जो है वो अर्बन फ्लडिंग के जितने भी खदशात हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक है। और अगस्त में भी आप देख रहे हैं कि कराची में भी मानसून का अच्छा स्पेल मुतवक्के है। अगस्त में भी मौसम की जो शिद्दत है वो तब्दील होगी या कैसी रहेगी? अब बिल्कुल अगस्त में भी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम 2 से 3 लो प्रेशर सिस्टम जो हैं वो यहाँ सिंध की तरफ मूव करेंगे। तो कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी। इनफैक्ट कल रात में भी जो है जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से जो हाई प्रेशर सिस्टम ईरान के ऊपर जो मौजूद था, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ मानसून की जो विंड पैटर्न्स हैं वो सेट नहीं हो पा रहे थे। वो परसों रात से जो है वो पीछे हटना शुरू हुआ है, और उसी के ज़रिए असर हमने देखा कि कल रात जो है वो सिंध के एक बड़े हिस्से में जो है वो पहली मानसून की अच्छी बारिश हुई है, जिसमें मीरपुर खास है, हैदराबाद सिटी है, ठट्टा है, बदीन है, और आपके इसके आसपास के जो नवाबशाह के इलाके हैं, सांगड़ के, सक्कर के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिशें हुई है। ये जो स्पेल है ये आज 19 तारीख से लेके 20 से 21 तारीख तक जो है वो सिंध में कंटिन्यू करेगा, और इसी दौरान जो है वो शहर कराची में भी एक आध अच्छी बारिश इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। एक दहाई कबल बरतानिया में एक एयरपोर्ट के करीब मुंतकिल होने वाले शख्स की स्टोरी है जिसने संजीदगी से तैयारे को उड़ाने पर गौर करना शुरू किया। ये ख्वाब चंद साल बाद पूरा हुआ, लेकिन फिर इस शख्स ने अपने घर में ही तैयारे को तैयार कर लिया, जो कि एक अहम कामयाबी थी। एसेक्स में मुकीम मैकेनिकल इंजीनियर अशोक अलसेरी ने बरतानिया में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान घर में अपना तैयारा तैयार किया।
2019 में पायलट लाइसेंस के हुसूल के बाद से वो मुख्तसर परवाज़ों के लिए तैयारों को बुक करवाते थे, मगर 2 बेटियों की पैदाइश के बाद उन्हें 2 नशिस्तों वाले तैयारे छोटे महसूस होने लगे, तो वो अपना तैयारा खरीदने का ख्वाब देखने लगे। पहले तो वो 1960 और 1970 की दहाई के तैयारे खरीदने पर गौर करते रहे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि जो पुराने तैयारे हैं वो ख़ानदान के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर भी आप इस वक्त कुछ मनाजिर देख रहे हैं जो उनकी सारी ये एक्सपेरिमेंटल जर्नी रही है। जनवरी 2020 में वो जोहानिसबर्ग में स्लंग कंपनी की फैक्ट्री में गए और टेस्ट राइड के जरिए उन्होंने तैयारे का जायजा लिया, और उसके बाद उन्होंने घर के बाग में ही एक शेड को तामीर किया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। जबकि बरतानिया में घरेलू साख्ता तैयारों के मामलात को देखने वाले इदारे लाइट एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के पास प्रोजेक्ट की दरख्वास्त भी जमा करवाई, और कोविड-19 की वबा के बायस तैयारे की ताखीर में कुछ ताखीर तो ज़रूर हुई, लेकिन इस पर अप्रैल 2020 में काम शुरू हो गया था और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। और मौसम गर्मा के अख्ताम तक वो तैयारे की दुम और विंग्स भी तैयार कर चुके थे, और मई 2022 में इसके लिए फ्लाइंग परमिट भी जारी हुआ और बड़ी सक्सेसफुली उन्होंने ये सब जो अमल था वो अंजाम दिया और $2,03,000 खर्च किए हैं, और अब वो दुनिया की